हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगर उसे अपने मम्मी पापा का सपोर्ट ना मिला होता तो शायद वो उन लोगों में से किसी से भी बेहतर नहीं बन पाती। कुछ ही देर बाद पैट्रिक ने 2 मस्केटियर गाड़ियां लाकर वहां खड़ी कर दी। पैट्रिक खुद BMW X7 चला रहे थे। कार में देखो, वो सब यहीं हैं। वो 4 लोग वहां हैं, क्या तुम उन्हें देख रही हो? पैट्रिक ने कहा। अरे बुरा नहीं है, वो लोग हमारी कैंपस की लड़कियों से तो बेहतर लग रहे हैं। हाँ, वो सब एक्टिंग डिपार्टमेंट से हैं और फ्यूचर में पक्के स्टार बनेंगे। हमारी क्लास में तो सिर्फ एवा ही उनसे कंपीट कर सकती है, खासकर वो सबसे लंबी वाली। वो एवा से कम नहीं है, वो भी देवियों जैसे लेवल की है। हांक हांक। पैट्रिक ने गेट के पास पार्किंग में गाड़ी का हॉर्न बजाया। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, चलो चलते हैं। मैडिसन ने पैट्रिक की कार देखी और अपने रूममेट्स को बुलाकर वहां ले गई जहां पैट्रिक खड़ा था। पैट्रिक और उसके साथ आए 2 लोग कार से बाहर निकले। दोनों ग्रुप्स ने आपस में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन किया। थोड़ी देर बाद उनमें से एक शख्स गोल्डन लीफ होटल की तरफ चला गया। फिर एक अटेंडेंट आया और सबको एक प्राइवेट रूम में ले गया। बैठने के बाद पैट्रिक ने ध्रुव को फोन किया। फोन उठा। डेव, तुम कहां हो? हम प्राइवेट रूम 46 में हैं, जल्दी आओ, बस तुम ही बचे हो, पैट्रिक ने कहा। ठीक है, बस पहुंच रहा हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। पैट्रिक ने फिर लड़कियों से कहा, मुझे माफ करना, मेरा एक और रूममेट आने वाला है, तुम लोग जो भी खाना चाहो ऑर्डर कर लो। तभी ध्रुव ने नीचे से तानिया को फोन किया और उसे प्राइवेट रूम 46 का बिल माफ करने को कहा। उसने बताया कि यह होटल के एक इवेंट का हिस्सा है। थोड़ी देर बाद ध्रुव रूम में पहुंचा। सॉरी, थोड़ा काम निपटा रहा था, ध्रुव ने माफी मांगते हुए कहा। सब लोग बैठ गए और खाना सर्व होना शुरू हो गया। पैट्रिक और ध्रुव को छोड़कर बाकी लोगों के लिए यह होटल में पहली बार खाने का एक्सपीरियंस था। वो सब खाने की जमकर तारीफ करने लगे। उन्होंने सिंपल आइटम्स ऑर्डर की थीं, लेकिन ध्रुव ने हमेशा की तरह सबसे प्रीमियम चीजें मंगवाईं। तारा की नजर ध्रुव पर पड़ी और उसे लगा कि यह चेहरा कुछ जाना पहचाना है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया, अरे ये वही बंदा है जिसके सामने कल होटल स्टाफ ने सिर झुकाकर नमस्ते की थी। कल तक वो सोच रही थी कि ऐसे आदमी से उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और आज वो उसी के साथ डिनर टेबल पर थी। हालांकि वो ध्रुव के बारे में और जानने को उत्सुक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती नहीं थी। डिनर खत्म हुआ। चलो ऊपर चलते हैं और गाने का मजा लेते हैं, पैट्रिक ने सजेस्ट किया। सभी मान गए। गोल्डन लीफ जैसा 8 सितारा होटल हर चीज से लैस था। जब पैट्रिक बिल पे करने गया तो उसे बताया गया कि उनकी टेबल को फ्री डिनर के लिए सिलेक्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, होटल में जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे वो सब फ्री थीं। इससे सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, हमारा डिनर ही करीब 10,000 का था और अगर गाने गए तो खर्च लाख रुपये तक पहुंच जाता, पैट्रिक ने हंसते हुए कहा। वे हंसते हुए बोले, ये गिनती में नहीं आता, अब पैट्रिक को फिर से हमें ट्रीट देनी पड़ेगी। बेशक, पैट्रिक खुशी खुशी मान गया। ध्रुव सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। तारा को कुछ गड़बड़ लग रही थी। किसी भी होटल में ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें पूरा खाना फ्री हो जाए। अगर कुछ होता भी तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, खासकर ऐसे हाई एंड होटल में जहां 1 लाख का खाना मुफ्त में देने की बात ही अजीब लगती है। लेकिन इसने तारा के शक को और पक्का कर दिया। ध्रुव पक्का होटल के हाई मैनेजमेंट का कोई बड़ा आदमी है, उसने सोचा। हालांकि ध्रुव ने इस बारे में कुछ कहने का इरादा नहीं किया था, तो तारा ने भी कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। अटेंडेंट ने सबको केटीवी की तरफ गाइड किया। जैसे ही सब कमरे में पहुंचे, उन्होंने खुद को रिलैक्स करना शुरू कर दिया। कमरे में थोड़ा अंधेरा था,
और थोड़ी बहुत शराब भी चल रही थी। पैट्रिक और मैडिसन सीधे एक कोने में चले गए और एक दूसरे में खो गए। उनके इस अचानक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को देखकर बाकी लोग एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने अपने अपने मजे लेने शुरू कर दिए। तीनों लड़कियां गाना गा रही थीं। पैट्रिक के दो दोस्त अपने फोन में बिजी थे। ध्रुव सोफे पर चुपचाप बैठा था। उसे थोड़ी बोरियत महसूस हो रही थी, लेकिन उसने सोचा कि दूसरों की तरह बर्ताव करना सही नहीं रहेगा। इसलिए वह बस लड़कियों की आवाजें सुनता रहा। डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स होने के बावजूद उनकी आवाजें वाकई कमाल की हैं, उसने मन ही मन सोचा। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब लड़कियां थक गईं, तो आराम करने का वक्त हो गया। पैट्रिक ने माइक उठाया और बोला, आज रात हमारे साथ आने के लिए इन तीनों सुंदरियों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसने ध्रुव की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा दोस्त ध्रुव है और FYI अभी भी सिंगल है। अगर आप में से किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो प्लीज उससे अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर लेना। कौन जानता है, शायद आप दोनों कपल बन जाएं। और बाकी सब छोड़ो, मेरा दोस्त अपने पार्टनर के लिए बहुत वफादार है। ध्रुव ये सुनकर समझ नहीं पाया कि हंसे या रोए। क्या वो मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे शर्मिंदा कर रहा है, उसने सोचा। हां, वो वाकई वफादार है, उसने खुद से कहा। इतना वफादार कि ब्रेकअप के बाद खून की उल्टियां कर सकता है। जो लोग सिचुएशन को नहीं समझ रहे थे, उन्हें लगा कि पैट्रिक सच में ध्रुव की तारीफ कर रहा है, लेकिन जो लोग सच जानते थे, वे अंदर ही अंदर हंस रहे थे। पैट्रिक ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली होगी, ध्रुव ने सोचा। पैट्रिक ने बात खत्म की और लड़कियों की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। उसने सुना था कि तीनों लड़कियों के अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शायद इसीलिए उसने यह बात कही। हालांकि तारा के साथ ध्रुव का कोई चांस नहीं था। वो सबसे लंबी और सबसे आकर्षक थी। पैट्रिक जैसा प्लेबॉय भी ऐसी लड़की को इंप्रेस नहीं कर सकता, तो ध्रुव की तो बात ही छोड़ दो, पैट्रिक ने मन में सोचा। लेकिन बाकी दो लड़कियों के साथ ध्रुव को चांस मिल सकता था। वैसे भी हाल के दिनों में ध्रुव में काफी बदलाव आया था। वो पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था और उसका बिहेवियर भी बदला हुआ था। काव्या के साथ रहते हुए जो डरपोक स्वभाव था, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। संक्षेप में, अब ध्रुव का स्वभाव पहले से काफी बेहतर हो गया था। जब रोसेली और एलिजा ने पैट्रिक की बात सुनी, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें पता था कि पैट्रिक को छोड़कर, जो एक अमीर परिवार से था, बाकी लड़के आर्थिक रूप से कमजोर थे। उन्होंने यह बात तभी समझ ली थी जब उन्होंने बाकी लड़कों को पैट्रिक की कार में आते देखा था। कौन सा अमीर लड़का दूसरों के साथ कार शेयर करता है? क्या ये इसलिए कि रास्ता एक ही था या पेट्रोल बचाना था? जोक मत करो। अमीर लड़के पेट्रोल की परवाह करते हैं क्या? भले ही ध्रुव थोड़ी देर से आया हो, लेकिन उसके कपड़े उसकी आर्थिक स्थिति का सबूत दे रहे थे। हालांकि ध्रुव देखने में हैंडसम और स्टाइलिश था, लेकिन सिर्फ लुक्स से क्या होता है? वे साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के एक्टिंग डिपार्टमेंट से थीं। उन्होंने इससे भी हैंडसम लड़के पहले देखे थे। ध्रुव बस उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक ही था। ऐसे लड़के पर अपना समय क्यों बर्बाद करें? हालांकि रोसेली और एलिजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तारा ने जरूर प्रतिक्रिया दी। वह ध्रुव के बारे में जिज्ञासु हो रही थी। ये आदमी इतना बड़ा है और फिर भी गरीबी का नाटक कर रहा है। साथ ही वह इसे इतनी बारीकी से छुपा रहा था कि उसके रूममेट्स को भी इसका पता नहीं चला। तारा मन ही मन अपनी रूममेट्स से कहने का सोच रही थी, वो अमीर लड़का जिसे पाने के लिए तुम तरस रही थीं, वो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसे देख ही नहीं पा रही हो। तुम्हारे सामने सोने का पहाड़ है, लेकिन तुम उसे कचरा समझ रही हो। तारा सोचने लगी कि अगर उसकी रूममेट्स को पता चले कि ध्रुव कौन है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या वे परेशान होंगी, पछताएंगी
ऐसी लड़कियां जिनका सपना सिर्फ अमीर लड़के के साथ डेटिंग करना हो, उनके लिए यह सदमा बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर तुम उसे नहीं चाहती तो मैं ही कदम बढ़ा लेती हूं। तारा ये सोचकर खड़ी हुई और ध्रुव के पास चली गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, नमस्ते, मैं तारा हूं। साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के एक्टिंग डिपार्टमेंट में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। उम्मीद करती हूं कि हम दोस्त बन सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर जान सकते हैं। तारा के ऐसा कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पैट्रिक ने तो लगभग माइक ही गिरा दिया। तारा जैसी लड़की को ध्रुव में इंटरेस्ट हो सकता है? कौन विश्वास करेगा? पैट्रिक और उसके दोस्तों को अचानक याद आया कि देवी अमेलिया भी कल दोपहर ध्रुव को ढूंढने आई थी। क्या ध्रुव में कोई जादुई आकर्षण है जो लड़कियों को खींच लाता है? पहली बार को महज इत्तेफाक कहा जा सकता था, लेकिन यह दूसरी बार हो रहा था। अब तीसरी या चौथी बार भी होगा क्या? क्या ब्रेकअप के बाद उसकी किस्मत पलट गई? ध्रुव खुद भी थोड़ा हैरान था। उसे लग रहा था कि उस सिस्टम के बाद उसकी किस्मत लड़कियों के मामले में बहुत चमक गई है। पहले तानिया, फिर अमेलिया और अब तारा। और ये सब साधारण नहीं थीं, बल्कि देवी जैसी लगने वाली लड़कियां थीं। अब किसे चुनूं? उसने सोचा। केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं चाहता हूं कि वे सभी। ध्रुव को अचानक होश आया। उसने झट से खड़े होकर कहा, हेलो तारा, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं। दोनों ने थोड़ा मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और फिर नंबर और इंस्टाग्राम आईडी एक्सचेंज कर ली। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सभी को लगा कि शायद कोई वेटर आया है, लेकिन अंदर घुसने वाला पहला इंसान एक मोटा और ठिगना मिडिल एज आदमी था। उसके पीछे आए डायरेक्टर साइमन, जो कल तारा से मिले थे। उनके साथ 2 इन्वेस्टर्स भी थे। रास्ते में उन्होंने तारा और उसके दोस्तों को यहां देखा था, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से पता करवाया कि वे किस रूम में हैं। इन्वेस्टर्स से बात खत्म करते ही वे सीधे इस कमरे में आ गए। साइमन ने कमरे में आते ही कहा, हेलो सब लोग, मेरा नाम साइमन पीटर्स है। फिर उन्होंने अपने साथ आए छोटे से मोटे आदमी का इंट्रोडक्शन दिया। ये हैं मिस्टर हेक्टर गोमेज, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट से। हम यहां आप सभी से मिलने आए हैं। आप सब SRMU के स्टूडेंट्स हैं ना? साइमन आगे बोले, हम अपनी नई फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, जिसमें 100 मिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या आप सब हमारे साथ एक ड्रिंक शेयर करने में कंफर्टेबल हैं? इतने में हेक्टर ने सीधे तारा की ओर देखा और एक्साइटमेंट में कहा, तुम तारा हो ना? मैं हेक्टर गोमेज हूं, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट से। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है तुम हमारी फिल्म की लीड एक्ट्रेस बनने के लिए परफेक्ट हो। हेक्टर की आंखों में चमक थी। उसने तारा को ऊपर से नीचे तक देखा। तारा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बहुत ग्रेसफुल भी लग रही थी। वो उससे करीब 1 सिर लंबी थी, और जब वो उससे बात कर रहा था तो उसे ऊपर देखना पड़ रहा था। हेक्टर को हमेशा लंबी महिलाएं पसंद थीं। इससे उसे लगता था कि उसका और भी प्रभुत्व है। सॉरी मिस्टर गोमेज, मुझे आपकी फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, तारा ने शांत लहजे में जवाब दिया। तारा को समझ आ गया था कि साइमन और हेक्टर क्यों आए हैं। उसे इस बात से नफरत हो रही थी कि ये लोग उसे इस मोटे और अजीब आदमी के साथ काम करने को कह रहे थे। हेक्टर ने तारा को मनाने की कोशिश की। मिस स्मिथ, शायद आपको अंदाजा नहीं है, इस फिल्म में हमने 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और आगे भी कर सकते हैं। हमने सेकंड लीड के लिए पॉपुलर सेलिब्रिटी मैरी केंट को लिया है। अगर आप ये रोल करेंगी तो आप रातों रात स्टार बन जाएंगी। तारा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उसके दोस्तों एलिजा, रोजली और मैडिसन के चेहरे बदल गए। लीड रोल और मैरी केंट भी। उनकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अभिनय डिपार्टमेंट में आने के बाद कौन फेमस नहीं होना चाहता था? कौन स्टार बनने का सपना नहीं देखता था?
लेकिन यह सपना पूरा करने का मौका सबको कहां मिलता है। मुझे खेद है मिस्टर गोमेज, मुझे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है, तारा ने शांत रहते हुए जवाब दिया। मिस्टर गोमेज, मुझे दिलचस्पी है। मुझे भी दिलचस्पी है मिस्टर गोमेज, एलिजा और रोजली ने तुरंत जोश में आकर कहा। हालांकि मैडिसन चुप रही। उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक वहीं पास में था। उसे बड़ी मुश्किल से एक अमीर बॉयफ्रेंड मिला था। वो कुछ भी खोने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हेक्टर को एलिजा और रोजली में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पहले भी कई औरतों के साथ इस तरह का ड्रामा कर चुका था। हेक्टर ने साइमन को तारा से बात करने का इशारा किया, लेकिन तारा ने उसे मौका ही नहीं दिया। मैडी, मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं अब चलती हूं। तुम लोग एंजॉय करो, तारा ने सीधा कहा। फिर उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो? ओह हां बिल्कुल, ध्रुव ने फटाफट जवाब दिया। वो पहले से ही वहां से निकलना चाहता था। अब उसे बहाना मिल गया। दोनों ने बाकी लोगों को बाएं कहा और कमरे से बाहर निकल गए। पीछे रह गए हेक्टर के चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट का मिला जुला एक्सप्रेशन था। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का मैनेजर बनने के बाद उसे पहली बार ऐसा अपमान झेलना पड़ा था। जो लड़कियां शोबिज में शामिल नहीं होना चाहतीं और जिद्दी थीं, उनसे निपटना उसके बस का नहीं था। एलिजा और रोजली हेक्टर के दोनों ओर बैठ गईं और उसे इंप्रेस करने की कोशिश करने लगीं। वे किसी भी हालत में ये रोल हासिल करना चाहती थीं। वहीं दूसरी ओर 3 मस्केटियर यानी मैडी और उसके बाकी दोस्त, जो हमेशा अपनी मर्जी से चलते थे, अब साइमन को इंप्रेस करने लगे थे। साइमन एक फेमस डायरेक्टर था और उनकी नजर में वो पहले से ही एक बड़ा नाम था। कमरे में शराब का दौर शुरू हो गया, लेकिन हर किसी का मकसद अलग था। इस बीच ध्रुव और तारा होटल की लिफ्ट में नीचे जा रहे थे। लिफ्ट में चुप्पी के बीच तारा ने अचानक पूछा, ध्रुव, ये होटल तुम्हारे परिवार का है क्या? क्या? ध्रुव इस सवाल पर चौंक गया। बहाने मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हारा इस होटल से कुछ खास कनेक्शन है, तारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ध्रुव ने बात टालने की कोशिश की। ध्रुव, किसी भी होटल में ऐसे फ्री डिनर ऑफर नहीं किए जाते और यहां तो हर डिनर 1 लाख रुपए से ऊपर का है। तुमने थोड़ा ओवर कर दिया, डिस्काउंट की बात और होती, तारा ने चुटकी लेते हुए कहा। मुझे इससे क्या लेना देना कि होटल फ्री डिनर देता है या नहीं? ध्रुव ने खुद को बचाने की कोशिश की। ध्रुव, अगर तुम मानना नहीं चाहते तो मत मानो, लेकिन याद रखना, औरतों का इंट्यूशन बहुत तेज होता है। ये फ्री डिनर तुमने ही अरेंज कराया होगा, और ऐसा कोई कर सकता है तो वो इस होटल का मालिक ही हो सकता है, तारा ने मजाकिया लहजे में कहा। जब मैडी और बाकी यहां आएंगे तो पता करेंगे कि इस होटल का असली मालिक कौन है, तब सब क्लियर हो जाएगा। ध्रुव मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की कितनी शार्प है, वो आसानी से सच तक पहुंच सकती थी। काश ये एक जासूस होती, तब तो और भी मजा आता, उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। ध्रुव को अंदाजा नहीं था कि तारा ने उसकी पोल क्यों खोली, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि होटल में स्टाफ उसे कितनी ज्यादा तवज्जो दे रहा था। ठीक है तारा, तुम जीत गई। हां, मैं ही था जिसने फ्री डिनर का अरेंजमेंट किया, ध्रुव ने आखिरकार मान लिया। होटल से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? तारा ने अब सीधा सवाल किया। जैसा तुमने गेस किया, यह होटल मेरे परिवार का है, ध्रुव ने जवाब दिया। ओह, तो तुम यंग ओनर हो? तारा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हम ऐसा ही समझ लो, ध्रुव ने कंधे उचकाए। वाह, बुरा नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अमीर हो, तारा ने कहा। तुम भी कमाल हो, जब वो डायरेक्टर और इन्वेस्टर आए और तुम्हें लीड हीरोइन बनने का ऑफर दिया तो तुमने उन्हें सीधे मना कर दिया। मुझ में इतना सब्र कहां जितना तुम्हारे जैसे अमीर लड़कों में होता है, तारा ने हल्के मजाक में कहा।
दोनों बातें करते हुए होटल के बाहर आ गए। तारा, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूं? ध्रुव ने पूछा। बिल्कुल, क्या तुम चाहते हो कि मैं टैक्सी बुलाऊं? तारा ने उसे ताने भरे अंदाज में देखा। ठीक है, ध्रुव ने हंसते हुए जवाब दिया। उसने अपनी बेंज जी क्लास बुलवाई और तारा को साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी छोड़ने निकल पड़ा। तारा को छोड़ने के बाद ध्रुव अपने इंटरनेशनल रेसिडेंस लौट गया। तानिया पहले ही सो चुकी थी। ध्रुव को अंदाजा था कि तानिया पिछले कुछ दिनों से बिजी होगी। होटल के सारे छोटे मोटे काम संभालना आसान तो नहीं था। शावर लेने के बाद ध्रुव अपने बेड पर आराम से लेट गया। कुछ देर बाद उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और व्हेल स्ट्रीमिंग पर लॉग इन किया। अमेलिया और उसकी कजिन लिली दोनों ही ऑनलाइन नहीं थीं, तो ध्रुव ने टाइम पास के लिए एक रैंडम गेम स्ट्रीम पर क्लिक कर दिया। जैसे ही वह स्ट्रीम पर एंटर करता है, स्क्रीन पर एक 5 पंजे वाला गोल्डन ड्रैगन घूमने लगता है। फिर 4 चमकते हुए शब्द स्क्रीन पर उभरते हैं, राजा आ गया है। ये एंट्री काफी शानदार थी। स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में तुरंत हलचल मच गई। ओ माय गॉड, मिस्टर मैच यहां हैं। वेलकम मिस्टर मैच। वेलकम सर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व की बात है। स्ट्रीम होस्ट एक प्यारी लड़की थी जिसका नाम जैस्मिन था। जैसे ही उसने ध्रुव को देखा, जो लेवल 1000 प्लस का किंग प्लेयर था, वह नर्वस हो गई। थोड़ी झिझक के बाद उसने अपने दोनों हाथों की पिंकी फिंगर्स उठाईं, घुटनों को हल्का मोड़ा और शर्माते हुए बोली, वेलकम टू माई स्ट्रीम मिस्टर मैच। आपका आना हमारे लिए गर्व की बात है। जैस्मिन जानती थी कि ध्रुव जैसा हाई प्रोफाइल प्लेयर किसी भी स्ट्रीम के लिए बड़ी बात होता है, इसलिए उसे स्पेशल ट्रीट करना जरूरी था। जैस्मिन के एक्सप्रेशन और बात करने का अंदाज देखकर ध्रुव को मजा आ गया। वो मन ही मन सोच रहा था, पैसा सच में दुनिया को घुमा सकता है। फिर उसने कमेंट किया, जैस्मिन, गेम अच्छे से खेलो। अगर तुम जीत गई तो तुम्हें रिवॉर्ड में 666 सुपर रॉकेट्स मिलेंगे। जब जैस्मिन ने ध्रुव की कमेंट देखी तो वह हैरान रह गई। अगर वह इस राउंड में जीत जाती तो ये जीत उसके लिए आम दिनों के 100 या 1000 जीतों से भी बड़ी होती। वह जल्दी से सीधी होकर बैठ गई और पूरी एकाग्रता के साथ खेलने लगी। खेलते हुए उसने कहा, थैंक यू मिस्टर मैच, मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। दर्शक फिर से कमेंट सेक्शन में स्पैम करने लगे, मिस्टर मैच आप ग्रेट हो। मिस्टर मैच आप बहुत ही अमेजिंग हो। मिस्टर मैच आपका स्टाइल ही अलग है। पैसे उड़ाने का आपका तरीका वाकई यूनिक है। जैस्मिन ने बहुत सावधानी से अपने कैरेक्टर को कंट्रोल किया। उसके स्किल्स वैसे तो ठीक थे और वह आमतौर पर 10 में से 8 बार जीत जाती थी, लेकिन इस बार वह नर्वस थी। उसे डर था कि अगर वह हार गई तो 10 लाख रुपए का शानदार गिफ्ट उसके हाथ से चला जाएगा। फिर भी उसने एक एक मुश्किल को पार किया। अब जब गेम में सिर्फ 3 प्लेयर बचे थे तो उसने राहत की सांस ली। उसे यकीन हो गया था कि अब वह जीत जाएगी, लेकिन तभी एक ग्रेनेड उसके पास आकर गिरा। वह फौरन दूसरी तरफ कूदी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाके के साथ जैस्मिन हार गई। उस पल जैस्मिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जो तोहफा उसकी पहुंच में था वह अब उससे छूट गया था। वह अपनी सीट पर कुछ देर तक शांत बैठी रही, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दर्शक भी अपनी तरफ से सहानुभूति दिखा रहे थे। उधर ध्रुव को जैस्मिन के स्किल्स ठीक ठाक लगे, लेकिन अब उसे खुद खेलने का मन हो गया। उसने एक और कमेंट किया, जैस्मिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? जैस्मिन ध्रुव के इस कमेंट से तुरंत जाग गई। उसने झट से जवाब दिया, जरूर मिस्टर मैच, आप कहां हैं? मैं आपको ढूंढने आ रही हूं। ध्रुव ने गेम में एंटर किया और दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई। वे घाटी में लैंड हुए और हथियार और गियर उठाने लगे। जैस्मिन ध्रुव के चारों ओर दौड़ती रही और उसे अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स देती रही। ध्रुव ने भी इसे आराम से एक्सेप्ट किया।
वैसे सच कहें तो ध्रुव कोई प्रो लेवल का प्लेयर नहीं था, क्योंकि वह बहुत कम गेम खेलता था। हालांकि इस राउंड में उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। कोई भी मजबूत दुश्मन उनके सामने नहीं आया। आखिरकार जैस्मिन ने ध्रुव को शिखर तक पहुंचाया और दोनों ने जीत हासिल की। ये ध्रुव की पहली जीत थी। वो भले ही गेमिंग में मास्टर ना हो, लेकिन स्ट्रीम पर कोई भी उसे बुरा नहीं कह रहा था। सभी यही कह रहे थे, वाह, मिस्टर मैच ने कमाल कर दिया। असल में इतना बड़ा आदमी जो करोड़ों रुपए स्ट्रीम पर खर्च कर सकता है, उसे कोई क्यों नाराज करता। ध्रुव अच्छे मूड में था। उसने कमेंट्स पढ़ते हुए एक के बाद एक सुपर रॉकेट्स भेजने शुरू कर दिए। लिल मैच ने स्ट्रीमर जैस्मिन को सुपर रॉकेट X1 दिया। लिल मैच ने स्ट्रीमर जैस्मिन को सुपर रॉकेट X666 दिया। दर्शकों को लगा कि अब यह खत्म हो गया, लेकिन फिर लिल मैच ने स्ट्रीमर जैस्मिन को सुपर रॉकेट X800A8 दिया। लिल मैच ने स्ट्रीमर जैस्मिन को सुपर रॉकेट X13OC दिया। जैस्मिन और बाकी सभी दर्शक ध्रुव की इस शानदार उदारता से दंग रह गए। अंततः सुपर रॉकेट्स की संख्या 1314 पर रुक गई। इसकी कुल कीमत 2 मिलियन से भी ज्यादा थी। इस शानदार गिफ्ट के बाद व्हेल स्ट्रीमिंग पर ध्रुव को सबसे महंगे और दिलदार गेमिंग साथी के तौर पर पहचान मिल गई। स्ट्रीमर जैस्मिन ने भी खुशी खुशी ध्रुव को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया और कहा, जब भी आपको गेम खेलने का मन हो, मुझे याद करना, मैं रेडी रहूंगी। मई का महीना और नया रूटीन, मई में छुट्टी होने वाली थी, इसलिए इस वीकेंड ध्रुव और दूसरे स्टूडेंट्स को कोई छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी से एक दिन पहले यूनिवर्सिटी में लेबर डे का टैलेंट शो आयोजित किया जाना था। ध्रुव इन दिनों अपनी क्लासेस में रेगुलर जा रहा था। धीरे धीरे उसकी स्ट्रीमिंग वाली घटना का क्रेज थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब उसे हर कोई जानने लगा था। गोल्डन लीफ होटल। इस दौरान गोल्डन लीफ होटल का हैंडओवर भी पूरी तरह हो गया। अब ध्रुव इस होटल का ऑफिशियल मालिक बन चुका था। उसने होटल के विस्तार और अपग्रेड के लिए 18 अरब खर्च किए, जिससे उसे 180 ग्रैंड पॉइंट्स मिले। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने बॉडी और माइंड को 50 पॉइंट्स तक अपग्रेड किया। उसने महसूस किया कि 50 से ज्यादा अपग्रेड करना अभी जरूरी नहीं था, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस पहले से ही काफी बढ़िया थी। बाकी बचे 140 पॉइंट्स उसने भविष्य के लिए सेव कर लिए। टैलेंट शो से पहले का दिन, लेबर डे की छुट्टी से एक दिन पहले, ध्रुव ने अपनी दोपहर खाली रखी। रात को टैलेंट शो में जाना था, इसलिए वह अपने हॉस्टल में आराम कर रहा था। दूसरी ओर साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी में छुट्टियों का माहौल था। जिनका घर पास में था, वे एक एक करके यूनिवर्सिटी छोड़ने लगे। तारा को फोन कॉल इसी बीच हॉस्टल में तारा भी घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कॉल उसकी मम्मी की थी। जैसे ही तारा ने कॉल उठाई, उसकी मम्मी ने कहा, तारा, तुम अभी घर मत आओ। साथ ही उन्होंने तारा के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए और समझाया कि इस पैसे का सही इस्तेमाल करना। तारा को लग गया कि कुछ बड़ा गलत हुआ है। उसने तुरंत पूछा, मम्मी क्या हुआ, घर में सब ठीक है ना? तभी उसकी मम्मी फोन पर रोने लगी और पूरी सच्चाई बता दी। तारा के घर की स्थिति, तारा को पता चला कि उनका फैमिली बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया है। अब उनका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। उनके देनदार घर पर निगरानी कर रहे थे। अगर तारा वहां जाती तो वे उसे रोक लेते, इसलिए उसका परिवार फिलहाल दादा दादी के घर पर छिपा हुआ था। तारा की मम्मी ने बताया कि उसके पापा 2 दिन से ठीक से खा पी नहीं रहे थे। उनका वजन भी बहुत गिर चुका था। यह सुनकर तारा का दिल टूट गया। उसके पापा हमेशा उसके लिए आकाश की तरह मजबूत थे, लेकिन अब वही आकाश बिखर चुका था। तारा सोचने लगी, इतने सालों से हमारा बिजनेस ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? तारा का घर जाना, तारा ने तय किया कि उसे हर हाल में घर जाना होगा और पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है।
उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और सीधे अपने दादा दादी के घर की ओर निकल पड़ी। गोट सिटी, जहां उसका घर था, रिवर सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। अगर वह ट्रेन से जाती तो सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाती, और अगर गाड़ी से जाती तो 2-3 घंटे लगते। शाम तक वह अपने दादा दादी के घर पहुंच गई। दस्तक दस्तक। दरवाजा खुलने का इंतजार करते हुए तारा के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, घर में अब क्या होगा। तारा ने खुद को थोड़ा संभाला और दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक दस्तक, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तारा ने दोबारा दरवाजा खटखटाया, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह डर गई और जल्दी से अपना फोन निकाला। उसने अपनी मां को कॉल किया। कॉल कनेक्ट हुआ। मां, मैं दादी के घर के बाहर खड़ी हूं, दरवाजा खोलो, तारा ने घबराहट में कहा। फोन के दूसरी तरफ से उसकी मां की आवाज आई, तारा, तुम वापस आ गई? मैंने तुमसे कहा था कि वापस मत आना। तारा ने राहत की सांस ली। उसकी मां की आवाज थकी हुई और परेशान लग रही थी, लेकिन कम से कम वह सुरक्षित थी। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला। जैसे ही तारा ने अपनी मां को देखा, वह खुद को रोक नहीं पाई। वह अपनी मां से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद दोनों अंदर चले गए। घर का माहौल, घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। तारा ने चारों ओर देखा और पूछा, मां, पापा कहां हैं? दादा दादी और बहन कहां गए? उसकी मां ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे चाचा आए थे, उन्होंने दादा दादी और तुम्हारी बहन को अपने साथ ले गए। तुम्हारे पापा खुद को कमरे में बंद किए हुए हैं, बाहर आने से मना कर दिया है। तारा ने परेशान होकर कहा, पापा कुछ खा पी रहे हैं या नहीं? मां ने रूंधे गले से जवाब दिया, 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। तारा, तुम उनसे बात करो। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो उनका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। पापा से मुलाकात तारा धीरे धीरे कमरे के पास गई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसके पापा कुर्सी पर बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। उनके सफेद बालों को देखकर तारा सहम गई। वह व्यक्ति जिसे तारा हमेशा आत्मविश्वास और हिम्मत से भरा देखती थी, आज उसे पूरी तरह बदला हुआ लगा। पापा का चेहरा थका हुआ और बुझा बुझा सा था। 40 साल के व्यक्ति की जगह सामने 60 साल के बूढ़े जैसे दिखने वाले इंसान बैठे थे। तारा ने कांपती आवाज में कहा, पापा, लेकिन उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सिगरेट पीते रहे। एक सिगरेट खत्म होती तो वह तुरंत दूसरी सिगरेट जला लेते। तारा ने पीछे मुड़कर अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां, ये सब क्या हुआ? पापा ऐसे कैसे हो गए? मां की सच्चाई मां ने भारी दिल से कहा, तारा, तुम्हारे पापा के पार्टनर ने धोखा दिया। उन्होंने कंपनी का सारा पैसा चुराकर देश छोड़ दिया। तुम्हारे पापा कंपनी के कानूनी मालिक थे, इसलिए सारे कर्ज उन्हीं के नाम पर हैं। बैंक का कर्ज तो एक तरफ, सूदखोरों का कर्ज भी है। तुम्हारे पापा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, उसी रात उनके बाल सफेद हो गए। मां की बात सुनकर तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुस्से और दुख में कहा, ऐसा क्यों हुआ? हमारा परिवार इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ अचानक कैसे खत्म हो गया? तारा का दर्द कुछ महीने पहले जब तारा यूनिवर्सिटी गई थी, सब कुछ ठीक था। उसके पापा, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते थे, आज इतने टूटे हुए क्यों दिख रहे थे? उसकी मां, जो हमेशा उसे और उसकी बहन को चिढ़ाती थी, अब इतनी उदास क्यों लग रही थी? तारा ने अपने घुटनों पर गिरते हुए कहा, यह सब अचानक क्यों हुआ? हमारा खुशहाल परिवार ऐसे क्यों बर्बाद हो गया? मां की हिम्मत तारा की मां ने उसे गले लगा लिया। वह खुद भी बहुत कुछ सह रही थी, लेकिन अब आंसू बहाने की जगह उन्हें तारा को संभालना था। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तारा, हमें मजबूत बनना होगा। यह मुश्किल समय है, लेकिन हमें इससे लड़ना होगा। लौरा ने अपने पति को दोष नहीं दिया।
वह जानती थी कि उसके पति ने बहुत कुछ सहा है। उसका गुस्सा केवल उन धोखेबाजों पर था जो झूठ और साजिशों में माहिर थे। तारा, हम शायद इस मुसीबत से बाहर न निकल पाएं। अगर हम नहीं रहे तो तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना होगा। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी, ठीक है? लॉरा ने तारा को गले लगाते हुए कहा। यह सुनते ही तारा का दिल दहल गया। उसने जल्दी से कहा, मां, ऐसी बातें मत करो प्लीज, कोई बेवकूफी मत करना। लॉरा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे चाचा के घर कुछ पैसे रखे हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए एक साधारण और सुरक्षित जीवन जीने के लिए काफी है। तारा ने लगभग चीखते हुए कहा, मां, ऐसा मत कहो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, जरूर होगा। लॉरा ने शांत स्वर में कहा, पर तुम दोनों को कहीं और चले जाना चाहिए, ऐसे शहर में जहां ये लोग तुम्हें खोज न सकें। बहुत से कर्जदाता लोन शार्क हैं। मुझे डर है कि वे तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जान को खतरे में डाल देंगे। तारा के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसने सोचा, ध्रुव गोल्डन लीफ होटल का मालिक है, उसे बहुत पैसा होना चाहिए। अगर वह मदद करे तो सब ठीक हो सकता है। उसने खुद से कहा, मैं उससे पैसे उधार लूंगी और धीरे धीरे उसे चुका दूंगी। अगर यह भी मुमकिन न हुआ तो मैं उसकी रखैल बन जाऊंगी, या फिर दूसरी पत्नी, चाहे वह कैसा भी दिखे, सुंदर, बदसूरत, मोटा या छोटा। अगर वह मेरे परिवार को इस संकट से निकाल सके तो मैं सब कुर्बान कर दूंगी। तारा का परिवार उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, लेकिन उसकी मां ने निराश होकर कहा, तारा, हम पैसे देकर इस मुसीबत को हल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। हमने सब कुछ बेच दिया, हर किसी से उधार लिया, फिर भी यह काफी नहीं था। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी मजदूर दिवस का टैलेंट शो शुरू होने वाला था। मैदान पर 10,000 से ज्यादा छात्र इकट्ठा थे। पहले कुलपति ने अपना भाषण दिया, फिर छात्रों ने अपने अपने प्रदर्शन शुरू किए। गायन, नृत्य, नाटक, स्टैंड अप कॉमेडी और जादू शो, हर तरह के परफॉर्मेंस मंच पर हो रहे थे। लेकिन ध्रुव इस समय मैदान पर नहीं था। क्लास में इमरजेंसी ध्रुव और बाकी छात्रों को अचानक क्लास में बुला लिया गया था। हर कोई उलझन में था कि आखिर मामला क्या है। तभी उनके शिक्षक ने कहा, एक इमरजेंसी है, एवा बीमार है और वह मंच पर नहीं जा सकती। तुम में से कौन पियानो बजाना जानता है? प्लीज उसकी जगह परफॉर्म करो। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस शो को संभालना है। सभी ने एवा की ओर देखा। एवा, जो हमेशा गुलाबी गालों के साथ चमकती थी, आज बिल्कुल पीली लग रही थी। कुछ देर इंतजार के बाद जब कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं हुआ तो शिक्षक ने कहा, अगर कोई इस काम को स्वीकार करता है तो भविष्य में मैं उसकी छुट्टियां मंजूर कर दूंगी, चाहे वजह कुछ भी हो। शिक्षक के यह कहते ही कुछ छात्र उत्साहित हो गए। लेकिन पियानो बजाना आसान काम नहीं था। यह ऐसा हुनर है जिसे कुछ दिनों में सीखा नहीं जा सकता। ध्रुव के मन में खुशी की एक हल्की लहर दौड़ी। उसने सोचा कि यह काम करना उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। छुट्टियों की समस्या भी हल हो जाएगी। उसने अपने कौशल के बारे में सोचा और तुरंत अपने स्किल्स कॉलम में पियानो कौशल जोड़ दिए। इसके बाद उसने कुछ और अंक खर्च करके अपने पियानो कौशल को नौसिखिए से विशेषज्ञ स्तर तक पहुंचा दिया। ध्रुव को तुरंत महसूस हुआ कि उसके दिमाग में नए ज्ञान की बाढ़ सी आ गई है। पूरी तरह आश्वस्त होकर वह खड़ा हुआ और बोला, सर, मुझे यह काम करने दीजिए। उसकी बात सुनकर पूरी कक्षा हैरान रह गई। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। एवा, शिक्षक और बाकी छात्र भी चौंक गए। ध्रुव पियानो बजाना जानता है? मजाक कर रहे हो? छात्रों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि ध्रुव का ज्यादातर समय
पार्ट टाइम काम करने और नौकरियों के लिए आवेदन करने में बीतता था। शिक्षक ने शक भरी नजरों से पूछा, तुम पियानो बजाना जानते हो? हाँ सर, मैंने यह काम करते हुए सीखा था, ध्रुव ने जवाब दिया। क्या तुम पूरा गाना बजा सकते हो? बिल्कुल, शिक्षक ने थोड़ा आश्वस्त होते हुए कहा। ठीक है, कोई और अगर तैयार नहीं है तो तुम्हें इसे करना चाहिए। ध्यान रहे, इसे आराम से लो और गलती मत करना। डीन, जो अब तक चुप था, खड़ा होकर बोला, सर, मुझे लगता है कि यह ध्रुव के लिए मुश्किल होगा। हमें इसे किसी और को सौंप देना चाहिए। उसने जानबूझकर ध्रुव की क्षमता पर शक किया, क्योंकि वह उसे मंच पर असफल होते देखना चाहता था। बाकी छात्रों ने डीन का यह ढोंग देखा और हंसने लगे। शिक्षक ने डीन की हरकत को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव से पूछा, क्या तुम इसे अकेले कर सकते हो? ध्रुव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल सर, उसे किसी और की मदद नहीं चाहिए थी। उसने अपनी योजना बनाई और इसे और मजेदार बनाने के लिए अपने गायन, गीत लेखन और गीत रचना कौशल में भी सुधार कर लिया। अब वह पूरी तरह तैयार था। शो का इंतजार मामला सुलझ गया और सभी मैदान में शो देखने के लिए लौट गए। ध्रुव मंच के पीछे खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। बकरी शहर, तारा की दादी का घर। माँ, पापा, मेरा एक दोस्त है जो गोल्डन लीफ होटल का मालिक है। आप उस होटल के बारे में जानते होंगे। यह 8 सितारा होटल है और साउथ रिवर प्रांत का सबसे शानदार और महंगा होटल है। अगर वह हमारी मदद करने को तैयार हो जाए तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, तारा ने कहा। वह अपने माता पिता को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसे विश्वास था कि जब तक उम्मीद जिंदा है, वे हार नहीं मानेंगे। जब केन स्मिथ ने अपनी बेटी की बात सुनी तो उन्होंने पलटकर तारा और उसकी मां की ओर देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी बेजानियत नहीं थी। साउथ रिवर प्रांत से आने वाले और करोड़ों की संपत्ति वाले बड़े बिजनेसमैन के तौर पर केन को गोल्डन लीफ होटल के बारे में अच्छे से पता था। वह खुद भी इस होटल में एक महत्वपूर्ण क्लाइंट से मुलाकात कर चुके थे। यह होटल साउथ रिवर का सबसे मशहूर और कीमती प्रॉपर्टी थी। इसका बाजार मूल्य कम से कम 15 अरब डॉलर था। अगर उनकी बेटी सच कह रही थी तो हो सकता है कि यही उनकी मुश्किलों का हल बन सके। अगर वह अपने कर्जदारों और बैंकों का बकाया चुका सके और अपनी कंपनी पर लगे प्रतिबंध हटा सके तो वह वापसी कर सकता था। उसके पास अपनी योग्यता थी। अगर यह सब मुमकिन हो जाता तो वह अपने खुशहाल परिवार को क्यों छोड़ता? सच में? केन ने भारी आवाज में पूछा। यह 2 दिनों में उनकी पहली बात थी। हाँ पापा, सच में, तारा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जब लॉरा ने देखा कि उनके पति ने आखिरकार कुछ बोला तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन, केन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उसके पास इतनी क्षमता भी है तो वह हमारी मदद क्यों करेगा? तुम तो बस उसकी सहपाठी हो। हमें लगभग 100 मिलियन की जरूरत है। क्या तुम उससे इतना बड़ा उधार मांग पाओगी? 100 करोड़! तारा को यह सुनकर झटका लगा। उसे लगा था कि उनके परिवार पर बस कुछ मिलियन का कर्ज होगा। ध्रुव जैसे अमीर लड़के के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन 100 मिलियन, इतना बड़ा कर्ज! भले ही ध्रुव बहुत अमीर था, क्या वह एक बार में इतनी बड़ी रकम दे सकता था? शायद उसका परिवार दे सकता था, लेकिन ध्रुव सिर्फ एक छात्र था। उसका परिवार उसे किसी ऐसे इंसान को इतनी बड़ी रकम उधार देने की अनुमति क्यों देगा जिसे वह बस कुछ समय से जानता हो? अब क्या करे वह? क्या करे वह? लेकिन नहीं, उसने आखिरकार अपने माता पिता को थोड़ी उम्मीद दी थी। वह उन्हें सच का पता नहीं चलने दे सकती थी। पापा, तारा ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, ध्रुव मुझे पैसे उधार देगा क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। हम पिछले 6 महीनों से साथ हैं। मुझे डर था कि आप कहेंगे मैं बहुत छोटी हूं, इसलिए मैंने आपको बताने की हिम्मत नहीं की। केन और लॉरा चौंक गए।
उनकी आखिरी उम्मीद भी अब विश्वास में बदल गई। उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई कि उनकी बेटी को इतना अच्छा प्रेमी मिल गया। उनका अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन केन के मन में एक और सवाल था। क्या यह सच है, या उनकी बेटी ने उन्हें तसल्ली देने के लिए झूठ गढ़ा है? शायद। इसलिए केन ने कहा, उसे अभी फोन करो और देखो कि क्या वह तुम्हें पैसे उधार दे सकता है। तारा का दिल घबरा गया। उसने झट से कहा, पापा, मैं कल उसे फोन करूंगी। अभी आपको कुछ खाना चाहिए? मुझे भी बहुत भूख लगी है। कई सालों से बिजनेस की दुनिया में रहने वाले केन ने तारा के इस जवाब में छुपी चालाकी को पकड़ लिया। जैसा मैंने सोचा था, केन ने मन ही मन गहरी सांस लेते हुए कहा। यह तो तारा की टाल मटोल करने की कोशिश थी। इस समय लॉरा ने हस्तक्षेप किया। तारा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, उसे अभी कॉल करो। अगर वह हमें उधार देने को तैयार हो तो तुम्हारे पापा तुरंत तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर वह नहीं दे सकता तो हमें तुम्हें और तुम्हारी बहन को सुरक्षित बसाने की तैयारी करनी होगी, नहीं तो हम चैन से मर नहीं पाएंगे। तारा के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने अपना फोन निकाला, ध्रुव का नंबर देखा और उसे कॉल करने की तैयारी की। हालांकि वह अंदर से पूरी तरह निराश थी, लेकिन अब भी उसे किसी चमत्कार की उम्मीद थी। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी। ध्रुव मंच के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन निकाला और देखा कि कॉल तारा की थी। यह लड़की मुझे क्यों कॉल कर रही है? उसने मन ही मन सोचा। यद्यपि वह थोड़ा उत्सुक था, फिर भी उसने कॉल उठा ली। नमस्ते मिस तारा स्मिथ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? फोन के दूसरी ओर जब केन ने ध्रुव को अपनी बेटी को मिस तारा स्मिथ कहते सुना, तो उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई। कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे संबोधित नहीं करता, उसने सोचा। हालांकि तारा इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं कर रही थी। ध्रुव, क्या तुम अभी फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ध्रुव ने अपना शेड्यूल देखा। उसके सामने अब भी कुछ और समूह थे। उसने एक शांत जगह ढूंढी और वहां चला गया। क्या हुआ तारा, सब ठीक है? उसने पूछा। ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए, तारा ने झिझकते हुए कहा। ध्रुव दंग रह गया। पैसे उधार? उसने मन में सोचा। तुम्हारे घर वाले तो अमीर हैं, तुम मुझसे पैसे क्यों उधार ले रही हो? लेकिन उसने सीधा सवाल किया, कितने पैसे चाहिए? 100 मिलियन, तारा ने धीमे स्वर में कहा। क्या? ध्रुव को लगा कि उसने गलत सुना। कितना चाहिए? उसने दोबारा पूछा। 100 मिलियन, तारा ने फिर कहा। ध्रुव ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? ध्रुव, तारा ने रोते हुए कहा, हमारे परिवार का बिजनेस डूब चुका है। लोन शार्क्स और बैंक का बहुत पैसा बकाया है। अगर हम ये नहीं चुका पाए तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं धीरे धीरे पैसे लौटा दूंगी। तारा अब फोन पर फूट फूट कर रोने लगी। लोन शार्क्स? ध्रुव को यह सुनकर झटका लगा। उसके मन में यह तस्वीर उभर आई कि अगर तारा ने यह सब नहीं निपटाया तो उसे अपनी जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ेगा। अगर मैं मना कर दूं तो यह लड़की मजबूरी में गलत राह पर चली जाएगी, उसने सोचा। उसने मन ही मन कहा, इसे एक इंसान की मदद समझकर कर दूंगा। फिर उसने पूछा, क्या 100 मिलियन काफी होगा? क्या 100 मिलियन काफी होगा? यह वाक्य सुनकर तारा जैसे सुन्न हो गई। यह वाक्य उसके लिए अब तक का सबसे सुकून देने वाला था। केन और लॉरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। क्या सच में हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड ऐसा हो सकता है? उन्होंने सोचा। यह 100 मिलियन की बात कर रहा है, जैसे यह कोई आम रकम हो। यह तो हम अपने सबसे अच्छे समय में भी नहीं जुटा पाए, लेकिन क्या यह लड़का इतनी आसानी से दे देगा? उनके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। बस, बहुत हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव,
तारा ने सिसकते हुए कहा। वह दोपहर से बहुत तनाव में थी। अब वह आखिरकार थोड़ा सुकून महसूस कर सकती थी। मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, ध्रुव ने फोन पर कहा। मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव। तारा ने फोन रखते ही ध्रुव को अपने बैंक अकाउंट का डिटेल भेज दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, देखा कि उसके माँ पापा उसे घूर रहे थे। माँ पापा क्या हुआ? माँ ने पूछा। तारा, ये ध्रुव वाकई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, अगर नहीं होता तो क्या वो मुझे इतनी आसानी से 1 अरब उधार देता, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो अमीर है? पापा बोले। ठीक है, फिर तो तुम्हें उसे घर बुलाना होगा। हम उससे मिलकर ठीक से थैंक यू कहना चाहते हैं। वो जब भी फ्री होगा तब बुला लूंगी। वो बहुत बिजी रहता है। जब भी वो फ्री हो उसे घर लाना, हमें उससे मिलना है। ओके माँ, अभी खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। तभी तारा के फोन से रोबोट जैसी आवाज आई। आपके खाते, जिसका अंत XXX से होता है, में $100 मिलियन ट्रांसफर हो चुके हैं। ये सुनकर तीनों हक्के बक्के रह गए। मां ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो पैसा आ गया, अब टेंशन खत्म। तारा की मां किचन में खुशी खुशी खाना बनाने चली गईं। इसी दौरान केन भी अपने कमरे से बाहर आ गया, जहां वो 2 दिन से बंद था। उसने दूध पिया और फिर नहाने चला गया। तारा लिविंग रूम में बैठकर दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी, अगर ध्रुव की मदद न होती तो क्या होता? शायद मां पापा खुद को दोषी मानकर इस दुनिया को छोड़ देते। फिर मैं और मेरी बहन बेसहारा हो जाते। उसने महसूस किया कि ध्रुव ने न सिर्फ उसके मां पापा को, बल्कि उसे और उसकी बहन को भी बचा लिया। तारा ने मन ही मन फैसला कर लिया, आज से मैं सिर्फ ध्रुव की हूं। उसे मेरी जब भी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगी। अगर उसे मेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं खुद को गायब कर लूंगी। वो चाहे मुझे अपनी रखैल बनाए या नौकरानी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी। ध्रुव अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वो अगला परफॉर्म करने वाला था। अगर उसे पता होता कि तारा क्या सोच रही है तो शायद वो कंफ्यूज हो जाता। वो सोचता, मैंने उसे सिर्फ 100 मिलियन उधार दिए हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी मुझे क्यों देना चाहती है? तभी एमसी की आवाज गूंजी। चूंकि अगली परफॉर्मर एवा स्नोडेन बीमार हैं, अब ध्रुव पियानो परफॉर्म करेंगे। यह सुनकर हॉल में हलचल मच गई। अरे, ये ध्रुव क्यों? मेरी फेवरेट एवा कहां है? वो उसकी जगह क्यों ले रहे हैं? ध्रुव, क्या तुम वो खून की उल्टी वाली परफॉर्मेंस दिखा सकते हो? मुझे सीखना है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ने वाली है। हा हा हा, हाँ, खून की उल्टी वाली एक्टिंग करो। स्टूडेंट्स मजाक बना रहे थे, लेकिन ध्रुव को फर्क नहीं पड़ा। वो स्टेज पर गया और पियानो के पास खड़ा हुआ। उसने माइक उठाया और बोला, शिक्षकों, छात्रों, शुभ संध्या। मेरा नाम ध्रुव है। आज मैं आपको अपना लिखा एक गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है बॉय। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ध्रुव पियानो के सामने बैठा और अपने हाथ पियानो की कुंजियों पर रख दिए। खुद को संभालने के बाद उसके दिमाग में पियानो बजाने का पूरा ट्यूटोरियल उभर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे अनगिनत बार प्रैक्टिस किया हो। उसकी उंगलियां कुंजियों पर नाचने लगीं। पियानो से निकलता संगीत सबके कानों में गूंजने लगा। अरे, बुरा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई प्रोफेशनल हो, किसी ने कहा। ध्रुव को पियानो बजाना भी आता है। उसने ये बात कितनी अच्छी तरह छुपाई। तभी ध्रुव की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। उस समय की बात है जब मुझे नहीं पता था कि हिचकिचाहट क्या होती है। मुझे उससे गलती से प्यार हो गया। मुझे लगा कि मैं उसे समझ गया हूं, तो यही वजह थी कि मैं उससे इतनी बेपरवाही से प्यार करता था। एक जोड़ी हाथ जो कसकर पकड़े हुए थे। अपने दिल और भविष्य में जुनून को नहीं छोड़ना। मैं तुम्हारा प्यार नहीं भूल सकता, लेकिन अंत को बदलना बहुत कठिन है। मैं तुम्हें रोक नहीं सका और मैं उसके जैसा नहीं हूं। मैं तुम्हें वो भविष्य नहीं दे सकता जिसकी तुम चाहत रखते हो। एक बचकाना लड़का। ओ
पहला पद्य खत्म हुआ। 10,000 से ज्यादा लोगों से भरा हुआ हॉल पूरी तरह शांत था। फिर दूसरी कविता शुरू हुई। मैं हर जगह तुम्हारी देखभाल अपने साथ लाता हूं और मैं इसे केवल ऐसी जगह खोलूंगा जहां आसपास कोई न हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम अब भी दुखी हो? सूरज की रोशनी में समुद्र की तरह जैसे रंग मैंने अपने दिल से रंगा। मैं तुम्हें मुस्कुराने दूंगा और साहस दूंगा। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। गाना खत्म हुआ। पूरे हॉल में सन्नाटा था। क्या वे चौंक गए थे? हां, बिल्कुल। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव इतना इमोशनल गाना गाएगा। गीत, संगीत, परफॉर्मेंस और पियानो की धुन ने सभी के दिलों को छू लिया। जिन लोगों ने ऐसा ही कुछ महसूस किया था, उनकी आंखों में आंसू थे। काव्या अपनी बेस्ट फ्रेंड सोफी के कंधे पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। ध्रुव का गाना जैसे उनके अतीत के बारे में था। गीत में तुम और मैं असल में ध्रुव और काव्या थे। सोफी ने काव्या को अपने कंधे पर सिर टिकाए देखा और मन ही मन सोचा, वो लड़का कितना वफादार था, पर उसने उसे एक बदमाश के लिए छोड़ दिया। वो उसके लायक नहीं थी। एवा, जो मंच के नीचे बैठी थी, ध्रुव को एकटक देख रही थी। ये वही ध्रुव है जो 3 साल से मेरा क्लासमेट है। मैं इसे जानती तक नहीं। उसके गीत, गायन और कंपोजिशन सभी बहुत हाई क्वालिटी के थे। सबसे बड़ी बात, वो ये सब खुद फील कर चुका था। तभी उसने इतने गहरे गाने लिखे। रात में जुगनू की तरह एक खास इंसान हमेशा सबका ध्यान खींचता है। एवा सोच रही थी, क्या ब्रेकअप के बाद ध्रुव इतना अलग हो गया है? उसने अपनी ये साइड क्यों छुपाई? उसके पास और कितने राज होंगे? अमेलिया थोड़ा उदास हो गई थी। उसे कोई हैरानी नहीं थी कि ध्रुव इतना टैलेंटेड निकला, पर उसने सोचा, क्या ये वही लड़का है जो हमेशा कम प्रोफाइल में रहना चाहता था? अब उसके पास कई कॉम्पिटिटर्स होने वाले थे। हालांकि अमेलिया को एवा से ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, जो ध्रुव की क्लासमेट थी। उसने मन ही मन तय किया, मुझे जल्दी ही ध्रुव को अप्रोच करना होगा, इससे पहले कि लोग उसे जान लें, वरना मैं इस शानदार इंसान को खो दूंगी। यूनिवर्सिटी के म्यूजिक टीचर्स अब ध्रुव को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस छात्र में इतनी टैलेंट छुपी होगी। पता नहीं किसने सबसे पहले ताली बजानी शुरू की। फिर एक के बाद एक 10,000 से ज्यादा लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। ध्रुव खड़ा हुआ, उसने दर्शकों को झुककर धन्यवाद दिया और स्टेज से नीचे उतर गया। उस रात ध्रुव सबसे ज्यादा आकर्षक इंसान बन चुका था। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए